प्यारे बच्चों, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल, जिसको हम हिंदी में कोशिका के नाम से जानते हैं। अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। हमारे जीवन का मूलभूत आधार यही सेल होती है। हमारा शरीर भी इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब हम जानेंगे कि अब हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले सेल, टाइप्स ऑफ सेल, कंपोनेंट्स, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट और अंत में स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। सेल सेल, basic and fundamental unit of life. It possesses a highly organized structure that enable to carry out a vital functions. हमारे जीवन का मूलभूत आधार ये छोटी सी इकाई कोशिका होती है। सीधे शब्दों में कहें तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हमारी शरीर की कोशिका कहलाती है। सारे फंक्शंस इसी कोशिका के अंदर होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि सेल कितने प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चों, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जिसमें न्यूक्लियस लैक होता है, डेफिनेट न्यूक्लियस कोई उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, वो कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। और जिसमें अच्छा डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। आसान शब्दों में कहें तो जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, इन सभी में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोटिस्ट हो, वो सभी यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। कंपोज्ड ऑफ सेवरल फंडामेंटल कंपोनेंट्स। अब हम जानेंगे कि किसी सेल में हमें कौन कौन से पार्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले सेल जिस आवरण से या जिस मेम्ब्रेन से घिरी होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्जी अपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल का पावर हाउस होता है, क्लोरोप्लास्ट ये सेल की किचन कहलाता है, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स और भी बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर्स एंड बेसिक फंक्शंस। अब हम जानेंगे कोशिका की संरचना और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन सेल के चारों तरफ एक सेलेक्टिव बैरियर होता है जिससे आने और जाने के जितने भी वो रास्ते होते हैं वो डिसाइड होते हैं। अगर कोई चीज़ सेल के लिए हानिकारक है तो सेल उसे बाहर ही रोक देती है और अपने लिए जितने भी फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं, विटामिन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो सभी सेल के अंदर आने के लिए परमिएबल होते हैं। इसके अलावा सेल जो है प्राइमरी रोल्स लाई इन रेगुलेटिंग द पासेज ऑफ सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इन सभी को ये अपने अंदर आने देती है और सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल या जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालती है। Within it, specialized protein play a crucial role facilitating molecular transport and cellular communication. इसके अलावा भी ऑक्सीजन आदान प्रदान, CO2 का आदान प्रदान, बहुत सारे मल्टीविटामिन का ट्रांसपोर्ट भी इसी के द्वारा होता है। अगला भाग है सेल न्यूक्लियस। एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है कहलाती है सेल न्यूक्लियस। कह सकते हैं ये सेल का जीवन कहलाता है। अगर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो हम उसे लिविंग भी नहीं कह सकते।
सीधे शब्दों में, एन ऑर्गेनेल दैट हाउसेज डीएनए लोकेटेड इन द सेंट्रल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, इट्स प्राइमरी फंक्शन टू स्टोर एंड सेफगार्ड द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमारी बॉडी में या किसी भी प्लांट या ह्यूमन बॉडी में कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस ही प्रोवाइड कराता है। डीएनए रिप्लिकेशन हो, डीएनए का डिगुड़न जिसे बोलते हैं, वो भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और माता पिता की लक्षणों को उनकी संतानों में ले जाने का जो भी काम होता है वो भी इसी डीएनए के द्वारा किया जाता है। तो न्यूक्लियस बहुत ही ज़रूरी होता है सेल्स के लिए। अगला साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो भी जेल लाइक लिक्विडी वाटर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। लगभग 75% हिस्सा जो है वो इसी साइटोप्लाज्म में मिलकर बना होता है। सेल को वाटर सप्लाई भी यही कराता है। इसके अलावा जो भी इसेंशियल सब्सटेंस हैं, चाहे वो मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी हो या रेस्पायरेशन के लिए, वो सभी साइटोप्लाज्म के कारण ही अपने हो पाते हैं। अगला प्रोटीन सिंथेसिस। अपने जीवन को सही से चलाने के लिए या सेल को जिंदा रहने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़रूरी होती है। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग सेलुलर स्ट्रक्चर, रेगुलेटिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक कैरेक्टराइज ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म की सेलुलर स्ट्रक्चर जो होती है वो उसी प्रोटीन सिंथेसिस पर डिपेंड करती है। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो सभी अलग अलग इसी प्रोटीन सिंथेसिस के कारण ही होते हैं। राइबोसोम्स ये बहुत ही इसेंशियल ऑर्गेनली है जिससे सारे सेलुलर फंक्शन सर्वाइव करते हैं। राइबोसोम्स को हम लोग सोसाइटल बैग भी कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल वगैरह बनते हैं वो इसी राइबोसोम्स के अंदर आकर ख़त्म होते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सेल की साफ़ सफाई करने का काम राइबोसोम्स करता है। अगला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसी भी ज़रूरी सब्सटेंस को सेल के अंदर पहुंचाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण ही होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण होता है। इसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। गोल्जी एपरेटस की इन अ प्रोसेसिंग ऑफ पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। हमारे सेल ने अपने खुद का प्रोटीन और लिपिड्स तो बना लिए, पर उसे स्टोर करने के लिए या उसे पैकेज करने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए ना, वो काम करता है हमारा गोल्जी एपरेटस। जो भी कार्बोहाइड्रेट, लाइपोप्रोटीन्स या कुछ भी चीज़ें जो सेल ने बनाई है जो सेल के लिए फ़ायदेमंद है, वो सभी गोल्जी एपरेटस के द्वारा पैकेज किया जाता है। अगला माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपली भाषा में द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब सेल को सारी पावर इसी से मिलती है। यूकैरियोटिक एनिमल्स हों, प्लांट हों, उन सभी का एनर्जी का मेन फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसमें सेलुलर रेस्पायरेशन के द्वारा एटीपी के फॉर्म में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एनर्जी जनरेट भी यहीं पे की जाती है, इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, हरे रंग का वर्णक जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं, ये आपका क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। पत्तियों का रंग हरा इसी के कारण होता है। वैसे तो वर्णक 3 तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट भी, लेकिन हरे रंग का वर्णक क्लोरोप्लास्ट होता है। इसको हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, इसीलिए खाना बनाने की प्रक्रिया इसके अंदर होती है, इसलिए हम इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं। अगला लाइसोसोम्स एंड पेरोप्सिसोम्स, दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स वेस्ट मटेरियल को या जो भी आपके सेल ने अनवांटेड चीज़ें अपने अंदर रख रखी हैं उसको अपने अंदर डालने का काम करते हैं। पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं, इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि तब प्ले किए जाते हैं जबकि इनके अंदर कोई भी सिंथेसिस चल रही हो या कोई भी डिग्रेडेशन का काम चल रहा हो।
स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, सेल के अंदर जो भी खाना बनता है या जो भी चीज़ बाहर से अंदर आती है या अंदर से बाहर जाती है, उस प्रक्रिया को इसके अंतर्गत समझेंगे। वैक्यूल्स, कुछ सेल्स में ये वैक्यूल्स बड़ी होती है और कुछ में छोटी। प्लांट सेल में ज़्यादातर वैक्यूल्स या रिक्तिका बड़ी होती है और एनिमल सेल्स में बहुत छोटी पाई जाती है। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, आइकन्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो भी टर्जर प्रेशर है, वो सब इसी वैक्यूल के अंदर होता है। ये वैक्यूल सेल को एक वॉल्यूम प्रदान करती है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ ये अपने अंदर कुछ टॉक्सिक्स को भी रखती है जो कि पूरी सेल्स में ना फैलकर सेल को नष्ट ना कर दे, इसलिए ये अपने अंदर कुछ टॉक्सिक्स को भी रखती है। थैंक यू।